हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के साथ। आर्किमिडीज सिद्धांत, देखिए आर्किमिडीज जो था वो ग्रीक साइंटिस्ट थे, यूनानी वैज्ञानिक थे। और वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किस प्रकार से किया कि जब वो बाथ टब के अंदर नहा रहे थे तो उन्होंने नहाते नहाते एक चीज़ सोची कि जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश किया, उन्होंने बाथ टब के अंदर गए, उनके जाते ही क्या हुआ, पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, खोज की, और उन्होंने क्या बताया कि जब कोई पिंड या वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल यानी कि द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी वो जो तरल के द्वारा जो बल लगाया जाएगा, जो उत्प्लावक बल लगाया जाएगा, वो किसके बराबर होगा? उस वस्तु ने जितना द्रव या जितने भार का द्रव या तरल हटाया है, ठीक उतना ही उत्प्लावक बल कार्य करेगा। यानी कि आर्किमिडीज ने क्या कहा कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी उत्प्लावक बल उतना ही होगा जितना उस वस्तु ने द्रव को हटाया है, वहां से द्रव को हटाया है। अब कोई वस्तु द्रव में तैरेगी या डूब जाएगी, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? घनत्व पर। यदि कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। अर्थात कोई वस्तु द्रव में तैरेगी यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। इसको आगे देखेंगे कि घनत्व क्या होता है और किस प्रकार से वो तैरती है, किस प्रकार से डूब जाएगी। अब देखो घनत्व क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी एंड घनत्व, किसी पदार्थ के घनत्व का अर्थ उस पदार्थ के द्रव्यमान व पदार्थ के द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात से। यानी कोई पदार्थ है, उसके घनत्व का तात्पर्य क्या होगा? उस पदार्थ के द्रव्यमान और उसके द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात से होता है। और किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान व आयतन का अनुपात होता है। यानी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ एम तो क्या है? मास, और वी क्या है? वॉल्यूम, आयतन। घनत्व को रो से भी डिफाइन किया जाता है। रो, ये जो प्रतीक है ये किसका है? रो। रो इक्वल टू एम अपॉन वी या डी इक्वल टू एम अपॉन वी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटा में। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट देखिए, जब विभिन्न घनत्वों के अमिश्रणीय द्रव किसी पात्र में भरे जाएं तो उच्चतम घनत्व का द्रव पात्र की तली में व निम्नतम घनत्व का द्रव पात्र में सबसे ऊपर होगा। मान लो आपके पास कोई अमिश्रणीय द्रव है, यानी कि मिला हुआ नहीं है, द्रव है, ठीक है, और जिनके घनत्व क्या है, उन द्रवों के घनत्व भी क्या है? अलग अलग है। और आप उसको किसी बर्तन में डाल रहे हो, मान लो आपके पास कोई मिश्रण है जो यानी कि जो मिला हुआ नहीं है, मिक्स नहीं है, और उस मिश्रण के अंदर जो भी द्रव है उनके घनत्व क्या है? अलग अलग है। तो जैसे ही आप पात्र में उसको डालोगे, किसी बर्तन में डालोगे, मान लो आपके पास कोई जग है, बाल्टी है, उसके अंदर डालोगे, तो सबसे नीचे ही नीचे कौन सा द्रव होगा? जिसका घनत्व ज्यादा होगा। यानी कि जिस द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा यानी कि उच्चतम होगा, वो तो पात्र की तली में होगा, और जिस द्रव का घनत्व सबसे कम होगा वो क्या होगा? पात्र में सबसे ऊपर होगा। यानी कि किसी द्रव का या किसी पदार्थ का घनत्व अगर ज़्यादा है तो वो नीचे ही नीचे होगा, और अगर घनत्व कम है तो वो ऊपर होगा। अब कुछ फैक्ट्स है, वो देखो। ताप वृद्धि के कारण वस्तु में प्रसार होता है। ताप वृद्धि के कारण वस्तु में प्रसार होता है, अर्थात वस्तु क्या होती है? फैलती है। अतः वस्तु के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अतः घनत्व क्या होगा? घटेगा। मानो आपके पास कोई वस्तु और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो अगर ठोसों में और द्रवों का एक विशेष गुण होता है कि अगर ठोसों या द्रवों को आप गर्म करते हैं अपन, तो क्या होगा?
उनके आयतन में प्रसार होगा, यानी कि आयतन में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वे प्रसारित हो जाती हैं, थोड़ी फैल जाती हैं, प्रसारित होती हैं, तो क्या होगा, उनके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। कैसे? क्योंकि सूत्र से अपने को देखने को पता चल रहा है कि डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी, यानी डी समानुपाती 1/v, यानी कि आयतन के उल्टा होता है घनत्व। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, घनत्व का मान वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। तो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ा दिया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन होगा घनत्व कम होगा, दूसरा होगा घनत्व ज़्यादा होगा, तीसरा प्रश्न होगा न ज़्यादा न कम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपने को हमेशा ये याद रखना, ये फॉर्मूले से अपने को पता चल जाएगा कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। चूंकि ठोसों और द्रवों के ताप में वृद्धि के कारण वे क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, और फैलेंगे इसका मतलब ही तो क्या है, आयतन में वृद्धि हो रही है, और आयतन में वृद्धि होगी तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, यानी कि घटेगा। और दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन क्या होता है, घटता है। दाब अगर बढ़ाएंगे तो किसी वस्तु का आयतन, जैसे आपके पास कोई टेनिस बॉल है, ठीक है, उस टेनिस बॉल को अगर मैं हाथ से प्रेस करता हूँ, दाब लगाता हूँ, दाब लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। और अपने को पता है कि आयतन और घनत्व में क्या संबंध होता है, आयतन अगर बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा, और आयतन अगर कम हो रहा है तो घनत्व बढ़ेगा। तो इस अवस्था में दाब बढ़ाने पर क्या होगा, दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाएगा, जिससे वस्तु का घनत्व बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो उसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। और इस अवस्था में उसका जो विशिष्ट आयतन जो होता है पानी का, वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। अभी देखो मैंने एक बात कही कि ठोसों को या द्रवों को गर्म करने पर, यानी कि उनका ताप वृद्धि करने पर प्रसारित होते हैं, वे फैलते हैं, यानी कि उनका आयतन बढ़ता है, जिससे उनका घनत्व कम होता है। लेकिन पानी के साथ ठीक इसका उल्टा होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, जल का असामान्य प्रसार। इसे क्या कहा जाता है, जल का असामान्य प्रसार। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है, ध्यान से सुनना, अगर जल को या पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उस अवस्था में पानी हमेशा ही संकुचित होता है, यानी कि वह फैलेगा नहीं, संकुचित होगा। संकुचित होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसका आयतन कम हो रहा है, और आयतन कम हो रहा है तो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे ही क्या कहा जाता है, जल का असामान्य प्रसार। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर जल को गर्म किया जाता है तो उस अवस्था में पानी क्या होता है, संकुचित होता है, फैलता नहीं है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है। उस अवस्था में क्या होता है, उसका घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो उत्प्लावन बल है, जो उत्प्लावन बल है वह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के घनत्व पर। देखो आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि वस्तुओं पर द्रव के द्वारा ना एक बल लगाया जाता है, और वही बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। और वह उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा वो कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है, और पहला ही ऑप्शन देगा वस्तु के घनत्व पर, जो कि गलत होगा। तो किस पर निर्भर करेगा, तरल के घनत्व पर, यानी कि आपने जो द्रव लिया है उसके घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। अब देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है।
पदार्थ का घनत्व, मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, जैसे आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, जैसे लोहा है, सोना है, ठीक है, उसका घनत्व और जल का घनत्व, उन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब देखो ये किसके लिए आवश्यक है? किसी ठोस या द्रव का आपेक्षिक घनत्व अगर एक से अधिक हो तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। यदि किसी ठोस या द्रव का आपेक्षिक घनत्व एक से अधिक हो तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब ये एक क्या आ गया? ना तो इसकी कोई विमा है यहाँ पर, ना कुछ आगे लगाया। इसका क्या तात्पर्य होता है कि आपेक्षिक घनत्व यानी कि पानी का घनत्व, तो घनत्व की विमा तो वही आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जल का घनत्व तो इसकी विमा भी वही आएगी, कट जाएगा आपस में। यानी कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? विमाहीन, मात्रकहीन राशि होती है। क्या होती है? मात्रकहीन राशि होती है। कैसे होती है आपको पता चल गया। पदार्थ का घनत्व भी किस में आएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। जल का घनत्व भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब आपेक्षिक घनत्व क्या है? मात्रकहीन राशि है। अगर आपेक्षिक घनत्व एक से ज्यादा है तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे सोने का घनत्व होता है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी का घनत्व 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये एक से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सोना जो है वो पानी में डूब जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पुट किए जाते हैं कि कोई वस्तु है वो द्रव के अंदर कब तैरेगी, कब डूब जाएगी, कब वो उसके पैंदे में जाके डूब जाएगी, कब वो उसके अंदर डूबेगी लेकिन उसकी सतह पर तैरती रहेगी। तो देखो किसी वस्तु का तैरना, जिसे रे के साम्य के आधार पर अपन पढ़ेंगे। मान लिया आपके पास कोई वस्तु है या कोई पिंड है जिसका आयतन तो क्या है? v है, वॉल्यूम है v, आयतन v है, और उसका घनत्व क्या है? रो। ये जो प्रतीक होता है, ये घनत्व का प्रतीक होता है, इसको रो बोला जाता है, रो। अब उस वस्तु को सिग्मा घनत्व वाले द्रव में डुबोया जाता है, इसको बोला जाता है सिग्मा। कोई वस्तु आपके पास है जिसका आयतन v है और उसका घनत्व रो है, और आपके पास कोई द्रव है जिसका घनत्व क्या है? सिग्मा, और उसमें आप उसको वस्तु को डुबो रहे हो। तो उस अवस्था में उस वस्तु पर दो बल कार्य करेंगे। पहला बल तो कौन सा होगा? एक तो वस्तु का भार। तो भार अपन ने पढ़ा पीछे, W बराबर क्या होता है? वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, W बराबर mg। अब यहाँ पर m की वैल्यू, चूंकि रो बराबर क्या होता है? m अपॉन v होता है, तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा? m बराबर रो v। तो यहाँ से क्या आ गया? भार का मान क्या आ गया? W बराबर v रो g। ठीक, जो दूसरा बल कार्य करेगा वो बल कौन सा होगा? उत्प्लावक बल, जो ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो वो कितना होगा? v सिग्मा g। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है? पहला केस क्या है? रो ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि रो का मान अगर ज्यादा है सिग्मा से, यानी कि पिंड का घनत्व, यानी कि जो वस्तु आप ले रहे हो उसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो उस अवस्था में देखिए यहाँ पर ये आपके पास कोई पात्र है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व कितना है? सिग्मा है, और इस वस्तु का जो घनत्व वो कितना है? रो है। ठीक है, अगर रो का मान सिग्मा से ज्यादा है तो वस्तु क्या होगी? द्रव के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? भार जो होगा वो क्या होगा? उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा। भाई वस्तु कब डूबेगी? जब वस्तु के का जो भार है वो उत्प्लावन बल के भार से ज्यादा हो जाए तभी तो डूबेगी, यानी कि उसका घनत्व अगर ज्यादा है तभी डूबेगी। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगी? भार जो है वो उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा और जिससे पिंड क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। पहली कंडीशन तो हो गई ये, रो ग्रेटर देन सिग्मा, इस अवस्था में वस्तु द्रव के अंदर डूब जाएगी। दूसरी कंडीशन होगी अगर रो इक्वल टू सिग्मा, यानी कि पिंड का घनत्व है, जो वस्तु आप डुबो रहे हो द्रव में उसका घनत्व है और जो द्रव लिया आपने उसका घनत्व है, दोनों बराबर हों, तो उस अवस्था में क्या होगा? पिंड पूर्णतः डूब जाएगा। देखो पूर्णतः डूब गया लेकिन वह तैरता रहेगा, और वो भी कहाँ पर? पृष्ठ पर, साम्य अवस्था में वह तैरता रहेगा। तीसरी अवस्था होगी रो
लेस देन सिग्मा, यानी कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो क्या होगा, तो वस्तु जो होगी वो क्या होगी, या जो पिंड जो आपके पास वो क्या होगा, आंशिक रूप से डूबेगा और वह तैरता रहेगा। तीन अवस्थाएं हैं। अगर वस्तु का घनत्व, ध्यान से सुनना, अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, वह तैरेगी नहीं। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो वस्तु पूर्णतः डूबकर उसकी सतह पर तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व, यानी कि जो द्रव लिया आपने, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो पिंड यह है वो क्या होगा, आंशिक रूप से डूबेगा और वह तैरता रहेगा। अर्थात क्या हुआ, वस्तु द्रव में तैरेगी यदि और केवल यदि, यानी कि कोई वस्तु है और वह द्रव में कब तैरेगी, जब या तो वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा या द्रव के घनत्व के बराबर होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।